मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से बात कर रहे हैं आपके BSM 5 पोस्ट नंबर 303 में एक कृति परिचय को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और वह कृति परिचय है आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश जी का। तो मोहन राकेश जी का नाटक आपके कृति परिचय में है मित्रों, आप सब जानते हैं। और आप लोगों को मैंने ये बात बताई भी है कि आषाढ़ का एक दिन जब कृति परिचय में आता है तो मोहन राकेश के परिचय में इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम मोहन राकेश की कहानियां पढ़कर आए हैं। तो ऐसे रचनाकार हिंदी के कि जिन्होंने गद्य की हर विधाओं में अपनी कलम चलाई है। कहानियां भी है इनकी, उपन्यास भी है इनके, नाटक भी है। और नाटक तो इतने सक्सेसफुल रहे इनके कि ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद युग के बाद अगर कोई सफल नाटककार के रूप में हमारे सामने प्रमुख नाम आता है तो वो है मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश के नाटकों में पहला तो ये आषाढ़ का एक दिन, और दूसरे नाटकों में जैसे लहरों के राजवंश आदि अधूरे आदि कई नाटक उनके प्रसिद्ध है। मेरी सीधी बात चर्चा आषाढ़ के एक दिन के उस कथानक को लेकर रहेगी, क्योंकि आप लोगों को कृति परिचय में मुझे वही एक बात बतानी है। देखिए, कोई भी कृति का मूल्यांकन तो अलग अलग दृष्टि से हो सकता है मित्रों, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई भी कृति को समझना है तो उसके अंतर्गत जो कथा वस्तु आती है उसको अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते तो हमारा आधा काम तो पूर्ण हो जाता है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो कथानक है, और आप सब नाटक विधा पढ़कर आए हैं तो आप जानते हैं कि प्लॉट यानी कथा का महत्व नाटकों में कितना होता है। यहाँ पर भी मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक को जिस पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत किया है, तो हम इस नाटक के शीर्षक से ये जान सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन यानी एक ऐसे मौसम की बात नाटककार ने यहाँ पर की है। और हमारे शीर्षक में वो मौसम और वो मास आ जाता है आषाढ़ में। तो आषाढ़ का एक दिन यानी क्या? तो मूल रूप से यहाँ पर नाटककार ने संस्कृत के महान कवि कालिदास के जीवन को लेकर ये बात करते हैं। बात यह है कि कालिदास को हम जानते हैं एक महान कवि के रूप में, कि संस्कृत का एक महान कवि। लेकिन कालिदास जब महान कवि बने उससे पहले उनके जीवन क्या था? तो जिस ग्राम में वह रहते थे उस ग्राम से शुरुआत करता है नाटक। और नाटक का जो प्रारंभिक ही दृश्य इतना आकर्षक है कि हम तुरंत नाटक को देखने और पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाटक का मुख्य पात्र है कालिदास का, और उसके साथ जो स्त्री पात्र जुड़ा है वह है मल्लिका। मल्लिका यहाँ पर कालिदास की प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत हुई है। ग्राम में जब रहते हैं तो ग्राम के जो नैसर्गिक वातावरण का यहाँ पर नाटककार ने बहुत अद्भुत वर्णन किया है। और आषाढ़ का ही पहला दिन है, जोर शोर से बारिश हो रही थी, और ऐसी बारिश में देखकर मल्लिका जब घर पे आती है और माँ उसको एक टक देखती रहती है। माँ का नाम है अंबिका। और जैसे ही वो माँ को देखकर कहती है, अरे माँ कितनी जोर शोर से बारिश हो रही थी, और ऐसे में देखो मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। मेरा पूरा शरीर इस तरह से भीगा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और इस तरह से वह अपने आप वो भीग कर आई हुई है बारिश में, कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी ही धारासार वर्षा, दूर दूर तक की पत्रिकाएं भीग गई। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। स्टेज पर अगर हम देखते हैं तो मल्लिका के घर का आगे का बाग दिखाया गया है, और वहां पर अंबिका अपने घर के आंगन में बैठी हुई काम कर रही है। और उसी में अच्छा स्टेज पर प्रवेश होता है मल्लिका का, भीगी हुई है, और पूरी तरह से उसके वस्त्र, उसके बाल, उसका शरीर पानी से चू रहा था। माँ को देखकर वह कहती है, और मल्लिका जो है कालिदास के साथ इस वर्षा में भीग कर आई। वह इस अनुभूति को अंत तक संजोए रहती है, और वह माँ के सामने ये सारी बातें रहती है। तो यहाँ से मित्रों हमें पता चलता है कि नाटककार ने शुरुआत से ये बता दिया है कि कालिदास और मल्लिका के बीच में जो संबंध था वो एक
युवक और युवती के प्रेम को देखकर हम जो संबंध का एक अनुमान लगाते हैं वैसा, लेकिन नाटककार ये भी बताते हैं कि मल्लिका कालिदास को भावात्मक स्तर पर प्रेम कर रही है, और भावात्मक प्रेम शरीर की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, वह मन से जोड़ने की बात है। और यहाँ से हमें नाटक के कथानक का इस तरह से प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है कि नाटक हमें पहले से ही जकड़ कर रख देता है। और मित्रों, आपको मैं ये कहूँगा कि अद्भुत नाटक जो है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर महाकवि कालिदास और उनकी प्रेमिका मल्लिका को लेकर ये पूरा नाटक बताया गया है। मोहन राकेश ने कालिदास की कविता का प्रारंभ ग्राम की रमणीय पर्वतीय भूमि में ही किया है। आपने कालिदास का एक जो रचना है वो देखी है, मेघदूत, और उसकी चर्चा मैंने कई बार आपसे की है। तो मेघदूत में भी बात आती है, वहां पर आषाढ़ के बारिश का ही वर्णन है, और वो जो काव्य है मेघदूत, वो भी शुरुआत ऐसे ही करता है कि आषाढ़ से प्रथम दिवस है। और वही बात यहाँ पर मोहन राकेश लेकर आते हैं कि आषाढ़ का एक दिन, यानी आषाढ़ का ही पहला दिन समझ लेते हैं, और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वो पर्वतीय भूमि है। मल्लिका की प्रेरणा से कालिदास उज्जैनी जाना तैयार होता है। तो कथा ऐसे चलती है कि कालिदास उस समय वो महान कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन ग्राम में उसकी पहचान में ये था कि एक ऐसे निकटता घूमता रहता है, पहाड़ियों में जाता है और चरवाहे के रूप में वो घूमता रहता है। उसके साथ मल्लिका घूमती रहती है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाते हैं, और दोनों के बीच में जो भावात्मक संबंध आया उसको लेकर गांव में अपवाद भी चलता है। और ये अपवाद के कारण मल्लिका की माँ को अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए वह कई बार उसकी बातों का अ, विरोध भी करती है। और कालिदास की जो रचनाएं है इतनी अद्भुत होती जा रही है कि उसकी प्रशंसा और उसका जो ये कविता का भाग एक कवि के रूप में वो उज्जैनी तक फैल जाता है। उज्जैनी में जब पता चलता है कि गांव में कालिदास नामक एक व्यक्ति इतनी महान कृतियां, इतनी अच्छी कविताएं बना रहा है, तो एक दिन उज्जैनी से राज दरबार से ही मातुल नामक वहाँ भरुचि नामक कवि आचार्य उसको ससम्मान उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं। और जब ये बात मल्लिका को पता चलती है तो थोड़ा उसके मन में दुख होता है कि कालिदास अगर चला जाएगा तो मेरी जिंदगी क्या रहेगी। लेकिन कालिदास मना करता है कि नहीं, मैं मेरे गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका मन ऐसा है कि मेरी कविता प्रकृति के बीच से ही निकल रही है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी कविता मर जाएगी। लेकिन वररुचि आए वो कहते हैं कि तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, तुम्हारा स्थान तो उज्जैनी नगरी के राजमहल में राजकवि के आसन पर है। और इस तरह से वो जब आकर कहते हैं और मल्लिका ये सुनती है तो वो कहती है कालिदास को कि तुम्हारा स्थान तो वहां है कालिदास, यहाँ नहीं है। और मल्लिका की प्रेरणा से ही कालिदास उज्जैनी जाकर राजकवि का आसन प्राप्त करते हैं। तो एक प्रकार से यह पात्र जो गांव के अंचल में पनपता है, खिलता है, खुलता है, वह उज्जैनी राजकवि के रूप में चला जाता है। और यहीं पर लेखक ने संबंध का त्रिकोण भी स्थापित कर दिया है मित्रों, क्योंकि मल्लिका की प्रेरणा से कालिदास उज्जैनी जाकर राजकवि का आसन तो प्राप्त करता है, लेकिन उसकी कविता की प्रेरणा तो मल्लिका है। और मल्लिका ही उसको बार बार ये तैयार करते थे कि कालिदास तुम ये लिख सकते हो, वो तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई प्रेरणात्मक रूप में कोई भी व्यक्ति अगर किसी के जीवन में आता है तो वो व्यक्ति की निखारता 100% होती ही है। और इसीलिए यहाँ पर भावात्मक प्रेम बताया है मित्रों। और भावात्मक प्रेम यानी कि प्लेटोनिक लव जिसे हम कहते हैं अंग्रेजों में, कि एक ऐसा मन से जुड़ा हुआ प्रेम जिसमें प्रेमी अपनी साथी के विकास को ही चाहता है, उसको आगे बढ़ाने का ही वह उद्देश्य रखता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता है कि बस वो आगे बढ़े और को खुश होते रहे। मल्लिका का भी ऐसा है कि जब ये बात मिलती है उसको बिल्कुल दुख होता है, लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, कालिदास आगे तो जा सकता है और राजकवि बन सकता है उज्जैनी का,
और तब जाकर वह अपने प्रेम को भी छिपाती और उसको उज्जैनी भेजने के लिए तैयार भी करती। ग्राम पुरुष यहाँ पर जैसे ही मल्लिका कालिदास को उज्जैनी भेजती है तो यहाँ पर एक ग्राम पुरुष विलोम मल्लिका की ओर आकर्षित है, परंतु मल्लिका उससे विमुख है। ये जो बात आई प्रेम संबंध की त्रिकोण की, वो शुरू होता है। विलोम गांव का ही एक ऐसा युवक है जो ऐसे ही आवारा घूमता रहता है और उसकी छाप ऐसी है कि वो अच्छा नहीं है, ऐसा सब लोग कहते हैं, क्योंकि वो मदिरा पीता रहता है, घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता। और इसीलिए नाटक का मोहन राकेश ने भी नाम लिखे क्या रखा है, विलोम। विलोम का अर्थ ही होता है, अगर मैं अंग्रेजी का आधार लूं तो कह सकता हूँ विलन। और यहाँ पर वह खल पात्र के रूप में ही है। वो मल्लिका को बेहद पसंद करता है, वो बार बार अंबिका के पास आता है और मल्लिका के चिंता में वो बात भी करता है। अंबिका भी जानती है कि विलोम आकर क्यों बात करता है। और सबसे मजबूत पात्र में हम देखें मित्रों तो अंबिका का पात्र है कि अंबिका को अक्सर ही चिंता है अपनी बेटी की, क्यों ना हो वो माँ है। उससे बार बार गांव में जो अफवाह चल रहा था कालिदास और मल्लिका के प्रेम संबंध को लेकर, वो सुनती है तो उसे गुस्सा आता है, चिढ़ आती है और कहती है कि तुम जिस तरह से पागल हो जा रही हो वो कुछ नहीं होगा। तुम जिस व्यक्ति पर भरोसा करती हो देखना एक दिन तुम्हें वो धोखा देगा। तब जाकर मल्लिका माँ को थोड़ा कहती भी है कि माँ तुम ऐसा तो मत बोलो, क्योंकि माँ अनुभवी दृष्टि रखती थी, वो कालिदास को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इसीलिए अनुभव की दृष्टि से वह बातें करती है। मोहन राकेश की पात्र योजना भी इतनी अद्भुत है कि उन्होंने एक एक पात्र को खोल दिया है, चाहे वो कालिदास हो। मल्लिका और अंबिका को लेकर के कह सकते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी संवाद उसके मुख से निकलते हैं इतने जानदार और चौंकेदार होते हैं कि पूरे नाटक के उस भाग को समझा देते हैं। मित्रों हिंदी साहित्य में ये नाटक इसीलिए अत्यंत सफल माना जाता है कि इसका शिल्प गठन जो है अद्भुत है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि यह नाटक हिंदी का सबसे सफलतम नाटक और इसके मंच प्रयोग भी अनेकों बार हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर जब मल्लिका कालिदास के संबंध को लेकर ये बात करती है, अपवाद फैला हुआ है और यहाँ पर मल्लिका की माता अंबिका यह प्रश्न उपस्थित भी कर देती है। वह कहती है जब मल्लिका ये बात करती है कालिदास के संबंध को लेकर, तब कहते हैं भावात्मक प्रेम शरीर की आवश्यकता की पूरा नहीं करता और कालिदास विवाह क्यों नहीं करता, सीधा ही प्रश्न कर देती है। अगर तुम्हें वो चाहता है तो कालिदास विवाह क्यों नहीं कर रहा है। और यह प्रश्न बहुत कुछ कह जाता है, परंतु मल्लिका अपने भावात्मक प्रेम पर अडिग रहती है। उसके मन में वही बात है, नहीं कालिदास ऐसा नहीं करेगा, वो कभी धोखा नहीं देगा। और उधर कालिदास जब उज्जैनी पहुंच जाता है तो राजकन्या प्रियंगु मंजरी से उसका विवाह भी हो जाता है और उज्जैनी के जो राजा है उनकी ही पुत्री जो राजकुमारी है जिसका नाम है प्रियंगु मंजरी, तो वो बहुत विद्वान भी थी। और कालिदास तो गांव को भूल जाता है और वो वहीं का हो जाता है, वो मल्लिका को भी भूल गया ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका ब्याह प्रियंगु मंजरी नामक राजकुमारी से हो जाता है और उसके बाद कालिदास को कश्मीर का शासक बनाकर मात्रगुप्त के रूप में भेज दिया जाता है। कालिदास मात्रगुप्त बन गए और वह कश्मीर के शासक बने। इसके पश्चात मल्लिका के अंतर्द्वंद, मल्लिका की माँ की बीमारी, मृत्यु, प्रेम मंजरी का मल्लिका के यहाँ आना, कालिदास का ग्राम में आकर भी मल्लिका से न मिलना आदि कई घटनाएं कथानक को विकसित करती हुई दिखाई देती है। कथानक मुख्य आषाढ़ का एक दिन मूल रूप से 3 अंक का नाटक, लेकिन उसमें दृश्य आते हैं और वो दृश्य के कारण नाटक विकसित हो रहा है। यहाँ जो भी पात्र आए छोटे बड़े वो नाटक की कथा को विकसित कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब मल्लिका को ये समाचार भी मिलते हैं तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और मल्लिका को जब ये
समाचार मिलते ही मातुल के द्वारा, जो मातुल उसी गांव का है, तो वहाँ का ही एक साहित्यकार कवि भी है। तो वो कहता है कि मल्लिका, ये बात सही है कि कालिदास का ब्याह हो चुका है, और मल्लिका का थोड़े समय के लिए दिल टूट भी जाता है, लेकिन वह फिर अपने आप को संभाल भी लेती है। और यहाँ पर मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा में भीगी हुई वो सारी बातें और सब कुछ याद रखती है। यहाँ तक कि ये हम देखते हैं कि मल्लिका जो वनरायों में घूमती रहती है, तो वो जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं, खास किस्म के पत्ते जिस पर लिखा जाता है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि पहले के प्राचीन समय में कागज नहीं थे, तो पत्तों पर साहित्य लिखा जाता था। तो मल्लिका रोज अकेली जंगल में जाती, वन में जाती थी, और कालिदास के लिए ऐसे पत्ते संभाल कर रखती थी, उसको सुखाती थी, ताकि जब भी कालिदास गांव में आएगा उसको वो देगी और कहेगी, ये लो और इस पर तुम्हारी कविताएं। कालिदास आता है गांव में, जब वो कश्मीर जा रहा है तो अपनी सेना, क्योंकि कश्मीर में उपद्रवियों ने विरोध किया है और आक्रमण कर रहे हैं, तो कालिदास वहां के शासक है मात्रगुप्त बनकर, तो वो जा रहे कश्मीर की ओर, तब गांव से ही निकल रहे, क्योंकि बीच में गांव आता है। जब गांव में बात फैल जाती है कि कालिदास गांव में आ रहा है, और मल्लिका जैसे ही सुनती है तो वो पागल से हो जाती है। उसको लगता है कि कालिदास मुझे फिर से मिलने आएगा। वो जो पत्ते उसने सुखा कर रखे उसको देने के लिए उसको बहुत देखती है खोलकर, और अच्छी तरह से बहुत ही संवेदना के साथ हाथ घुमाती है और मन ही मन बोलती है कि तुम्हारे लिए ये रखा है, जब भी तुम आओगे मैं तुम्हें ही देने वाली। और इस तरह से हम देखते कथानक में कि कालिदास आता है गांव में, उसकी सारी सेनाएं उसके साथ, और कालिदास के साथ उसकी पत्नी प्रियंगु मंजरी भी आती है। प्रियंगु मंजरी का पात्र ऐसा है कि उसने सब सुना है कालिदास के आगे के जीवन को लेकर, तो उसको सबसे बड़ी एक इच्छा है मल्लिका को मिलने की। वो चाहती है कि कालिदास की जो प्रेरणा है, जो प्रेरणा के माध्यम से वो कविता लिखते थे, वो कैसी है। तो स्त्री सहज जो बात होती है वो प्रियंगु मंजरी में हम देखते हैं। और प्रियंगु मंजरी ये निश्चय कर भी लेती है कि मैं उसके वहां जाऊंगी। एक अंक में हम दृश्य में देखते भी है कि जैसे कालिदास का पूरा सेना बल, कालिदास घोड़े हाथी सब आते हैं, गांव में एक अलग सा ही माहौल बनता है, सब लोग खुश होते हैं क्योंकि कालिदास उस गांव का लड़का है और आज एक राजा शासक बनकर यहाँ आया। सभी को ये था कि कालिदास मल्लिका को मिलने जाएंगे, लेकिन एक दृश्य में हम देखते हैं मित्रों कि कालिदास तो मिलने नहीं आते, लेकिन प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर आती है। परिस्थिति बदल गई है क्योंकि मल्लिका अकेली है, उसकी माँ का देहांत हो चुका था। और जब ये बात वह हम देखते हैं तो प्रियंगु मंजरी उन आकर घर को पूरी तरह से बदलने की बात करती है। वह कहती है कि हम इस तरह से कर देंगे तुम्हारे घर में, इतने जो बातें हैं, बैठक कक्ष वगैरह पर्दे नहीं डलवा देंगे। तो मल्लिका कहती है कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही हम रहते हैं ऐसे ही हम रहते हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। प्रियंगु मंजरी सखी के रूप में ये सारी बातें करती है और कहती भी है कि हम बस राज्य की ओर से आपका घर पूरी तरह से बदलना चाहते, क्योंकि प्रियंगु मंजरी के मन में एक बात थी कि कालिदास की कविताएं जिस जगह से निकली है वो एक ऐसा स्थान बन गया है जो राज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण बन। तो उस दृष्टि से वो बात करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कथानक के अंत की ओर भी हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि कालिदास की बात कि कालिदास मिलने आएगा, मल्लिका को ये आशा ही थी कि कालिदास जब तक यहाँ गांव में रुके हैं जरूर मिलने आएंगे, लेकिन बाद में समाचार मिलते हैं कि कालिदास तो कश्मीर के लिए निकल गए हैं। मल्लिका को बहुत दुख होता है, एक पल के लिए भी कालिदास घर पे नहीं आए, मिलने आए। इतना अद्भुत ये कश्मकश का दृश्य
मोहन राकेश ने लिखा है मित्रों कि हम लोग जब ये नाटक पढ़ते हो तो भी हमारे आंखों के सामने जैसे स्टेज पर अभिनीत हो ना रहा हो, ऐसा एहसास हो जाता है। मैं तो जरूर आपको कहूंगा कि इस किताब को आप पढ़ लें। इतनी अद्भुत तरीके से इसका संवाद है, इसका गठन और इसके एक एक पात्र के जो मुख से संवाद निकलते हैं वो पूरे नाटक को और अधिक जीवंत बना देते हैं। मल्लिका जो अकेली है उसकी माँ के कई अनुभवों की बात उसको पता चलती है। कहती है कि बेटी जिंदगी अकेले नहीं जी जा सकती और तुम जिसके भरोसे थी उसने तो पीछे मुड़कर तुम्हारी ओर देखा तक नहीं। और यहाँ पर विलोम जो है बार बार अंबिका के पास आकर यही बात करता था कि मल्लिका किस भावावेश में रहती। विलोम मल्लिका को चाहता है, वो चाहता था कि मल्लिका का ब्याह उसके साथ हो जाए और मल्लिका उसको पसंद नहीं करती, वो मना करती। अंबिका भी जब कहती है कि विलोम तुम्हारा ध्यान रखेगा तो भी वो मना कर देती है क्योंकि वो उस आवरण में है तब कि कालिदास जरूर वापिस आएंगे। लेकिन आखिरकार भावनात्मक स्तर और वास्तविकता का स्तर अलग होता है। भावना के वर्ण पर यथार्थता को हम देख नहीं सकते क्योंकि यथार्थ की दृष्टि जब हम खोलते हैं तो भावनात्मकता उदंश हो जाती है। ये सारी बातें यहाँ पर नाटककार बताते हैं और आलोचित नाटक में हम देखते हैं कि कालिदास उससे मिले बगैर ही जब चले जाते हैं तो मल्लिका का दिल टूट जाता है। फिर भी वो दोष नहीं देती है क्योंकि भावनात्मक प्रेम है ना, तो बिल्कुल कालिदास को दोष नहीं देती है। और वह और अलग बात सोचती है कि उनको समय का अभाव होगा, वो एक शासक के रूप में है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह चले जाते हैं। जब ये बात विलोम भी सुनता है तो वो बहुत अट्ठास से कहता है कि जिस व्यक्ति का तुम वर्षों से इंतजार करते थे, जिसके लिए तुमने अपने जीवन का कई कई साल कई वर्ष निकाल दिए, वो तुम्हें मिलने तक नहीं आया। और वो हंसता है उसके उस प्रेम पर। मल्लिका कुछ जवाब नहीं दे पाती है। और ये हम देखते हैं कि नाटक के अंत में दृश्य परिवर्तन होता है, अंक परिवर्तन, तो सीधा हम नाटक हमें उस अंत की ओर इस तरह से ले जाता है कि नाटक की चरम विकास हो जाता है। मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा में भीगी है और यह अनुभूति अंत तक वह सजोए रखना चाहती है। और नाटककार ने वो बनाकर भी रखा है मित्रों कि कथानक के अंत में हम देखते हैं कि कालिदास के बारे में समाचार मिलता है कि कश्मीर में जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस तरह से आक्रमण कर दिया था कि कालिदास की सेना को मार खानी पड़ी। एक असफल शासक के रूप में कालिदास सिद्ध हुए थे और उनको वहां से भागना पड़ा था। ये बात जब सुनते हैं तो सीधी सी बात हमारे मन में आ सकती है कि एक कवि साहित्यकार शासन के रूप को कैसे संभाल सकता है। तो ये बात के और भी लेखक हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। कालिदास भागते हैं वहां से क्योंकि उनको अपने खुद के प्राण बचाने हैं। और हम देखते हैं कि कालिदास भागते हुए वहीं अपने ही गांव में आ जाते हैं। और वह नाटक का अंत भी है कि कथानक के अंत में कालिदास आते हैं। उस रोज भी रात्रि का समय है, जोरों से बारिश हो रही थी, आषाढ़ का ही मास चल रहा था, उसी तरह मेघ गरज रहे थे और वैसी वर्षा हो रही थी। और कालिदास मल्लिका के पास आते हैं उसी घर में। किंतु कथानक की पंक्तियों में देखे कि बिजली बार बार चमकती और गर्जन सुनाई देता है। और तब जाकर हम देखते हैं कि कालिदास मल्लिका के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। जोरों की बारिश में मल्लिका को लगता है कि इतनी रात गए कौन होगा। और वह खोलती है दरवाजा तो सामने अस्त व्यस्त रूप में कालिदास खड़े हैं, भीगे हुए पूरी तरह से। मल्लिका पहली नजर में ही पहचान लेती है। कालिदास पूरी तरह से बदल चुके हैं और मल्लिका देखती ही रह जाती है। और कालिदास वहां पर ही है और वह अब मिलने आए हैं। और तब जाकर दोनों के बीच में कुछ संवाद भी होते हैं।
और वो संवाद नाटक को चरम सीमा पर ले जाते हैं। और कहते भी है कि मैं ऐसे भी तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरा जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस प्रकार निरर्थक कर दोगी। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? एक एक प्रश्न कालिदास को पूछ रही है। जानते हो मेरे जीवन में ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई। और हम देखते हैं कि मल्लिका का जीवन अब उसका नहीं रहा। वास्तविकता ने मल्लिका को विलोम की पत्नी बना दिया था और उसकी एक संतान भी थी। और मल्लिका ने बरसों तक उसकी राह देखी थी। और वह जब बिना मिले चले गए थे तब मल्लिका को धक्का लगा था। और शायद अंबिका की वो बात भी सही लगी होगी कि व्यक्ति तुम्हारे साथ ब्याह ब्याह क्यों नहीं कर रहा है। और इसीलिए हम देखते कि नाटक में मल्लिका जो है अ, अंत में उसको यहीं पर देखती है। वो कहता भी है कालिदास उसको कि मैं आया हूँ, क्या मेरे साथ तुम चल सकती हो? और तब मल्लिका सब कुछ भूल जाती है अपनी जिंदगी को लेकर। और वो उस घर से निकलने के लिए कदम आगे ही रख रही है कि उसी समय घर में उसके बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसके पैर वहां रुक जाते हैं क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। उन्हीं दौरान विलोम आता है और अचानक आता है। देखते हैं कि अरे कालिदास आए घर पे। तो वह व्यंग्यात्मक रूप में कहता है कि राजकवि पधारे हैं। मल्लिका, अतिथि के स्वागत में कोई कसर नहीं होना चाहिए। तब जाकर कालिदास के सामने सारा चित्र स्पष्ट हो जाता है। कालिदास कुछ और बातों को लेकर सोच कर आया था, लेकिन यथार्थता कुछ और थी। और जैसे ही मल्लिका को वह कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, और तब जाकर वह एक पल के लिए अपनी जिंदगी को भूल जाती है और कदम बढ़ाती है। लेकिन छोटे से शिशु की आवाज उसको रोकती है। कालिदास सब समझ जाता है और कालिदास वहीं से प्रस्थान कर लेते हैं। नाटक यहाँ पर पूर्ण होता है। मित्रों, आप लोगों को मात्र मैंने सारांश बताया है, पर आप इस सारांश से इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह नाटक कितना अद्भुत है। जब इसे हम पढ़ते हैं, इसे आप अच्छी तरह से देखोगे तो बिल्कुल आप इसको पूरी तरह से पढ़कर छोड़ोगे। अद्भुत संवाद, अद्भुत दृश्य वर्णन, अद्भुत उद्देश्य, अद्भुत प्रारंभ। और वही आशा का एक दिन में मोहन राकेश ने कालिदास के उस समय को लेकर बात की जो एक सामान्य कवि, गांव का कवि था और एक विश्व प्रसिद्ध कवि कैसे बना। तो उससे पहले की बात है कि जो लोक समाज नहीं जानता था कि कालिदास का जो राजकवि बनने से पहले का जीवन क्या था। लेकिन यहाँ पर मोहन राकेश ने एक ऐसे प्रेम का भी वर्णन कर दिया है जो भावनात्मक स्तर पर, जो शारीरिक स्तर पर नहीं जा सकता है। और उसको उस बात को लेकर भी उन्होंने कोई भी सीमा का उल्लंघन भी नहीं करवाया है पात्रों के माध्यम से, और न ही उन्होंने ऐसी कोई दृश्य का निर्माण किया है। एक अद्भुत नाटक, उसका मैंने आपको रस पान करवाया है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। ज़रूर इसके अन्य पक्ष की भी मैं आगे चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आपसे यही मैं बार बार कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे अच्छे पाठ का सारांश, भावार्थ आपको तो मिले, लेकिन और लोग जो साहित्य रसिक हैं उन लोगों को प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।